अचानक से दहशत गर्दी बढ़ गई, उलमा को टारगेट किया जा रहा है, क्या हो रहा है ये? बड़ी इंडिया की बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट शामिल अच्छा, ये पीछे अब रॉ है जो फंडिंग कर रही है और बेतहाशा फंडिंग कर रही है। और ये जो हम कह रहे हैं कि अचानक हो रही है, ये तो उन लोगों को पकड़ पकड़ के टारगेटेड एक लिस्ट है जो मारा जा रहा है। कल हम बैठ रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग बैठ रहे हैं, हमारे पार्लियामान के लोग बैठ रहे हैं, सारी पार्टियों के पार्लिमानी लीडर्स बैठ रहे हैं। इंशाल्लाह कल आपको एक लाएमन नजर आएगा। दुश्मन दहशत गर्दी कर रहा है तो सर सिक्योरिटी फेलियर नहीं है फिर ये? बॉर्डर लाइन है, डेवरेंट लाइन है, आप इधर से चलें तो इंडिया को हज़ारों किलोमीटर्स का बॉर्डर है। तो हमारा असली दुश्मन इंडिया जो है उसकी मेजर कंट्रीब्यूशन उसका है। लेकिन कुछ हमारी कमियां कोताहियाँ भी हैं, जैसे वो जो उसका नौजवान ईंधन बन रहा है उसको ये फीड किया गया 5th जनरेशन वार के जरिए। मुल्क एक ट्रेन के हादसे से नहीं टूटा करते, या मुल्क 2 धमाकों से नहीं टूट जाया करते, या मुल्क कोई ऐसी चीज़ नहीं है खुदा ना खास्ता कि वो अब 2 ट्रेनें तबाह कर देंगे तो टूट जाएगा। बार बार ये कहा जा रहा है कि शायद मुल्क 2 लाख होने जा रहा है, और ये चीज़ मीडिया पे देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ABN न्यूज़ आप देख रहे हैं। इस वक्त गुल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असेंबली। सर बहुत शुक्रिया। सर अचानक से दहशत गर्दी बढ़ गई, उलमा को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे, क्या हो रहा है ये? देखिए अचानक से तो आप इसको नहीं कह सकते, इसमें बड़ी इंडिया की बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट शामिल है। अच्छा, ये पीछे अब रॉ है जो फंडिंग कर रही है और बेतहाशा फंडिंग कर रही है। और ये जो हम कह रहे हैं कि अचानक हो रही है, ये तो उन लोगों को पकड़ पकड़ के टारगेटेड एक लिस्ट है जो मारा जा रहा है। तो इसके पीछे एक बहुत, जैसे कहते हैं, वो एपिसोड रिपीट हो रहा है जो 1971 में बांग्लादेश में हुआ था। दे आर ट्राइंग टू रिपीट दैट एपिसोड, लेकिन वो एक और सीन था। इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं होने लगा इंशाल्लाह ताला। कल हम बैठ रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग बैठ रहे हैं, हमारे पार्लियामान के लोग बैठ रहे हैं, सारी पार्टियों के पार्लिमानी लीडर्स बैठ रहे हैं। इंशाल्लाह कल आपको एक लाएमन नजर आएगा। तो सर आप ये कह रहे हैं कि ये दुश्मन ये काम कर रहा है, दुश्मन दहशत गर्दी कर रहा है, तो सर सिक्योरिटी फेलियर नहीं है फिर ये? देखिए ये हमारे मुल्क में तो खाली पूरी दुनिया में जो एक टेररिज्म की अब एक लहर चढ़ी हुई है, अब ये कह सकते हैं। लेकिन उसके पीछे तो देखिए हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, एक साइड के ऊपर हमारी 2200 बॉर्डर लाइन है, डेवरेंट लाइन है, आप इधर से चलें तो इंडिया को हज़ारों किलोमीटर्स का बॉर्डर है। तो हमारा असली दुश्मन इंडिया जो है उसकी मेजर कंट्रीब्यूशन उसका है। लेकिन कुछ हमारी कमियां कोताहियाँ भी हैं, जैसे वो जो उसका नौजवान ईंधन बन रहा है उसको ये फीड किया गया 5th जनरेशन वार के ज़रिए कि यार आपके हकूक़ नहीं दिए जा रहे, आपको तालीम नहीं दी जा रही, आपको सेहत नहीं दी जा रही, आपको रोज़गार नहीं दिया जा रहा। तो इस वजह से वो ईंधन बन रहा है। तो इसमें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जो है हमें बनाने की ज़रूरत है। अच्छा सर, ये एक अब्दुल मालिक बलोच साहब, एक क्या बल्कि अब्दुल मालिक बलोच साहब जो साबिक वज़ीर आला थे बलूचिस्तान के, उन्होंने मौना आलम के प्रोग्राम में ये कहा है कि जब मियाँ साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप जाएँ और वहाँ के जो अलीदगी पसंद या वहाँ के जो BLA टाइप के जो लोग हैं उनसे बात करें और उनको मनाएं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके। वो कह रहे हैं मैं कामयाब हो गया था। उसके बाद मियाँ साहब के पास में आया और मियाँ साहब ने मुझे कहा कि आप उस वक्त के जो 4 आर्मी चीफ थे उनके पास जाएं। कह रहे जब हम उस मीटिंग में गए और वहाँ पर ये तकसीम था, कुछ लोग चाह रहे थे कि मुज़ाकरात हों, कुछ लोग चाह रहे थे कि मुज़ाकरात ना हों। देखिए अभी भी आपकी बात में ही इसका सोल्यूशन है। इसमें 2 किस्म की स्ट्रेटजी अभी भी बनानी पड़ेगी। एक स्ट्रेटजी वो है जो जिन लोगों को ये लगता है कि हमारे राइट्स नहीं दिए जा रहे, हमें इज़्ज़त नहीं दी जा रही, हमारा जो हक है वो नहीं दिया जा रहा, अब उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। मैं आपको मिसाल दूं कि आप मस्कत चले जाओ ओमान, तो उनकी तो सारी आर्मी बलोचों की है, तो वो वहाँ भी तो चल रहे हैं, बड़े रिस्पेक्टफुल लोग हैं, उनको प्रॉपर इज़्ज़त दे के राइट्स देने पड़ेंगे। दूसरी साइड वो है जिसको इंडियन जो है वो तो पैसा ले रहे हैं, जो पैसा ले रहे हैं उनको फिर सख्ती से निपटना पड़ेगा। तो ये डुअल स्ट्रेटजी। तो सर अब बलूचिस्तान के शुरू से जो अब तक हालात है, जिस तरह आपने भी कहा कि ये दहशतगर्दी अब दोबारा से नहीं, ये एक अरसे से चल रही है, तो सर ये कमज़ोरी किसकी समझ रहे हैं आप? स्टेट के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, क्या दुश्मन इतना स्ट्रॉन्ग है या हम कमज़ोर हैं या अपने गद्दार हैं? देखिए ये एक दिन में नहीं हुआ, इसको एक टाइम लग गया उनका। जाहिर है वो लोकल उनको एसेट्स मिले हैं, लोकल एसेट मीडिया के ज़रिए और यूथ को टारगेट किया गया, उसके ज़रिए बनाया गया। लेकिन मैं एक चीज़ आपको जो पॉजिटिव बताना, मुल्क एक ट्रेन के हादसे से नहीं टूटा करते, या मुल्क 2 धमाकों से नहीं टूट जाया करते, या मुल्क कोई ऐसी चीज़ नहीं है खुदा ना खास्ता कि वो अब 2 ट्रेनें तबाह कर देंगे तो टूट जाएगा। जानी नुकसान हुआ, इसमें हमें अफसोस है। लेकिन ये कुछ नहीं होने जा रहा, खुदा ना खास्ता कि कोई जिसे बार बार ये कहा जा रहा है कि शायद मुल्क 2 लाख होने जा रहा है, और ये चीज़ मीडिया पे देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान को मानने वाले लोग हैं। हाँ सेपरेटिस्ट हैं जो जिनको इंडिया सपोर्ट कर रहा है,
اس کو اب دیکھیں کل اسٹریٹجی میں انشاءاللہ تعالیٰ فائنل کرنے جا رہے ہیں تو اس کا رزلٹ اچھا سر، یہ انڈیا کے اندر کچھ بھی ہوتا ہے وہ فوراً سے پاکستان کے اوپر الزام لگا لیتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، یہاں پر تو بات کی جاتی ہے کہ سب انڈیا کروا رہا ہے، لیکن سرکاری طور پہ یہ نہیں کہا جاتا کہ یار یہ سب انڈیا کروا رہا ہے. سر ایسا کیوں ہے؟ یعنی سرکاری طور کے اوپر بالکل کہا جاتا ہے. اب کلبھوشن دیو ہم نے پکڑا ہوا ہے، یاد ہے وہ بیٹھا ہوا، ہم نے اس پوسٹ انٹرنیشنلی جو ہے اس کے اوپر اٹھایا ہوا ہے، وہ تو ثابت شدہ ہے نا، وہ تو ان کا حاضر سروس آفیسر ہے ملٹری کا، تو ہاں اس کو ہم نے پکڑا ہوا ہے، اس کو پوری دنیا کو ہم نے دکھایا، وہ تو اوپنلی کر رہے ہیں اس کو، تو ہم نے دیکھیں اب یہی تو ہم پیٹ رہے ہیں، یہی تو ہماری ایک گورنمنٹ پیٹ رہی ہے کہ خدارا پارٹی ساری کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں، یہ پارلیمان اس لیے بنا ہوا ہے، سب کی نظر ہے، یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، ہم سب کی سیاست ہے، یہ پاکستان نہیں ہے تو پھر کسی کی بھی سیاست نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں سب کو مل کے بیٹھنا پڑے گا. سب سے پہلی چیز ہے مل کے بیٹھنا پڑے گا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی. پھر ایک دوسری چیز ہے، پھر جو میں نے آپ کو رسپیکٹ کا فیکٹر بتایا کہ رسپیکٹ دینی پڑے گی. وہ لوگ جن کو پراپر رسپیکٹ مین کہ آپ ان کے رائٹس، ان کو وہ جو سمجھتے ہیں کہ میرے رائٹس نہیں دیا. پھر لاسٹ ان کو سپریٹ کر لیا جائے گا جو ریئلی ٹیررسٹ ہیں، ان کو پھر سے آئینی ہاتھوں سے نپٹنا پڑے گا. سر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی آپ نے بات کی ہے، کیا سمجھتے ہیں جو کلیم کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کہ وہ سب سے بڑی جماعت ہے اور پاپولر لیڈر ہیں عمران خان صاحب، وہ ان کے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو باہر لانا چاہیے. یہ جو اے پی آل پارٹی کانفرنس کی بات ہو رہی ہے، قومی سلامتی کی جو کمیٹی کی بات ہو رہی ہے، تو آپ ذاتی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو لانا چاہیے، ان کے مطالبات کو ماننا چاہیے؟ دیکھیے بالکل، میں تو ذاتی طور سے سمجھتا ہوں کہ جو نواب زادہ نصر اللہ صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوں تو اس کا پھر حل یہی ہے کہ مزید مذاکرات کیجیے. اس طریقے سے جو روڈز کے اوپر 2-3 دفعہ حملہ کیا علی امین گنڈا پور نے، یہاں پہ بیچارے ورکرز جو ہے وہ شہید ہوئے، ہزار ایک عام آدمی، کسان، مزدور، ریڈی والے کا بچہ جو ہے وہ شہید ہوتا ہے. تو یہ پارلیمان کس لیے بنا ہوا ہے؟ بلین آف روپیز اس کا خرچہ ہے ماہانہ. تو اس لیے بنا ہوا ہے کہ یہاں پہ بات کی جائے، بیٹھا جائے. اور بالکل لیڈرز کا دیکھیں، یہ ہمارے ملک کی سیاست میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ ایک قومی سطح کا لیڈر جو ہے، اس سے پہلے نواز شریف اندر رہ چکے ہیں 9 سال، زرداری صاحب رہ چکے ہیں، اس سے پہلے بھٹو رہ چکے ہیں. مطلب ایک ہماری اس ملک کی تاریخ ہے. تو اس تاریخ میں اتنا زیادہ ایکسٹریمسٹ ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہم ملک کے خلاف بولنا شروع کر دیں. ہم کوئی ایسا خدا نہ خواستہ حادثہ ہوتا ہے تو اس پہ جشن منانا شروع کر دیتے ہیں. یہ فیلئر ہو گئی جی، ٹرمپ نے مخالف بیان دے دیا تو اس پہ جشن. تو پہلے سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے. اس میں پالیٹکس ہوتی رہے گی، کبھی ہماری پارٹی کا کوئی سربراہ اندر ہوگا، کبھی اس پارٹی کا ہوگا. یہ پاکستان کی پالیٹکس ایسے چلتا رہنا چاہیے. نوجوانوں کو اتنا زیادہ ایکسٹریمزم میں نہیں جانا چاہیے، اور جو پارٹی لیڈرشپ ہے اس کو یہاں بیٹھ کے گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں.